गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग के सामने मैं आज अपना प्रैक्टिस सेट 41 लेकर के आया हूं और आप सभी लोग का हमारे चैनल रोशन एकेडमी में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं बीपीएससी टायर 3 का ये हमारा 41 प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर ये जो हमारा आज का टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा हम लोग कहेंगे सीरियल से है, मीन्स अनाज से है। अनाज के तहत हम लोग को मालूम है कि अनाज का जो हमारा एक नाम है, इस अनाज के अंतर्गत एक नहीं कई प्रोडक्ट आते हैं हमारे। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि अनाज को भी हम लोग क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं टॉपिक में लिखा गया तृण धान्य। अनाज को हम लोग क्या कहते हैं, तृण धान्य कहते हैं। और अनाज के अंतर्गत गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सभी हमारे क्या है, फूड स्टफ आते हैं। मीन्स हम लोग कहेंगे कि ये सभी फूड स्टफ हमारे तृण धान्य या अनाज या इंग्लिश फॉर्म में हम लोग कहेंगे सीरियल से, ये सभी सीरियल्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन 40 आज भी हमारे पास है, जिसे आप अच्छे से देखिए कि यहाँ से अभी पिछले एग्जाम में भी मीन्स कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा से क्वेश्चन ना आता हो। तो इसके तहत आगे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, कि अनाज की वाय आवरण में प्रधानता होती है। मीन्स हम कहें कि वाय आवरण में हमारा क्या पाया जाता है। तो लाइक दैट हम लोग कहते हैं कि अनाज के प्रोसेस में हमारा जो अनाज होता है, इस अनाज में हम लोग कहेंगे कि कार्बोज पाया जाएगा, कार्बोज होता है। और कार्बोज को हम लोग को मालूम है कि इसे हम लोग फिजिकल कैरेक्टर के आधार पर और केमिकल कैरेक्टर के आधार पर डिवाइड करते हैं। कार्बोज को हम लोग फिजिकल भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर इसे दो वर्गों में बांटते हैं। पहला हमारा शुगर होता है, शुगर, शर्करा, और दूसरा हमारा होता है नॉन शुगर, नॉन शुगर। देखिए, एक शुगर होगा और दूसरा हमारा नॉन शुगर होगा। मीन्स एक शर्कराएं होगी और दूसरा हमारा अशर्कराएं होगी। जबकि हम लोग कहेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर अगर काउंट किया जाए, रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर इसे हम लोग तीन वर्गों में डिवाइड करते हैं। लाइक दैट हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड से, क्या कहा जाएगा, मोनोसैकेराइड से, मोनोसैकेराइड से, डाइसैकेराइड से, और तीसरा हमारा पॉलीसैकेराइड से, पॉलीसैकेराइड। तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर या तो नॉन शुगर या हम लोग कहेंगे या तो कहेंगे पॉलीसैकेराइड से। मीन्स जो अनाज का हमारा जो वाय आवरण होगा, ये वाय आवरण हमारा क्या होगा, पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म में होगा। पॉलीसैकेराइड्स में हम लोग कहेंगे कि हमारा स्टार्च भी आता है, सेलुलोज भी आता है और हेमी सेलुलोज भी आता है, पेक्टिन भी आते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, यहाँ पर अनाज का वाय आवरण के तहत अगर काउंट करें तो हम लोग कहेंगे वाय किसका बना होता है, अनाज का सेलुलोज का बना होता है। मीन्स हम कहें सेलुलोज सबसे ज्यादा इसके वाय आउटर सेल्स में, अनाज के आउटर सेल्स में सबसे ज्यादा सेलुलोज पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए अनाज का मध्य आवरण या मध्य भाग कहलाता है। हम लोग कहेंगे कि अनाज का वाय आवरण आपने देख लिया, तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि अनाज के तीन आवरण होते हैं, अनाज के तीन भाग होते हैं। अनाज के कितने भाग होते हैं, अनाज के तीन भाग होते हैं। एक हम लोग कहेंगे वाह्य भाग, वाह्य आवरण होगा, वाह्य आवरण। दूसरा हमारा होता है मध्य आवरण, मध्य आवरण। और तीसरा हमारा होता है अंतः आवरण, अंतः आवरण, आवरण। तो देखिए वाय आवरण हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे मध्य आवरण क्या होगा, इसके बाद हम लोग कहेंगे अंतः आवरण क्या होगा। तो वाय आवरण देखिए हमारा क्या होता है, पेरिकार्प होता है, हम लोग कहते हैं पेरिकार्प। वाय आवरण हमारा पेरिकार्प होता है। मध्य आवरण हमारा एन्यूरॉन होता है, एन्यूरॉन, एन्यूरॉन, एन्यूरॉन। और हमारा जो थर्ड आवरण आवरण होता है उसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर देखिए भ्रूणपोष। क्या बोलेंगे हम लोग, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, पिंडोस्पर्म। इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि वाय आवरण, मध्य आवरण और अंतः आवरण के तहत अगर अब हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर दे रहा है, हमारा पूछा है अनाज का मध्य आवरण।
तो क्या हमारा एन्यूरॉन होगा, पेरिकार्प होगा, भ्रूणपोष होगा। और डी हमारा बोल रहा ब्रॉन होगा। ब्रॉन मीन्स भूसी, ब्रॉन मीन्स हमारी क्या होती है, हम लोग कहते हैं भूसी होती है। तो यहाँ पर हमारा मध्य आवरण क्या कहलाएगा, तो हम लोग कहेंगे एन्यूरॉन। यहाँ हमने लिख रखा है यहाँ पर मध्य आवरण, आप अच्छे से याद कर सकते हैं यहाँ पर देख करके। देखिए अनाज का वाय आवरण पेरिकार्प, मध्य आवरण एन्यूरॉन, अंत आवरण हमारा भ्रूणपोष होता है। ये तीन हमारे अनाज के तीन लेयर होती हैं। तो इसके तहत आपका क्वेश्चन सही हुआ ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दूसरा। देखिए फाइटिक अम्ल पाया जाता है। फाइटिक ये हमारा एसिड है। ये फाइटिक अम्ल हमारा क्या अनाज की वाय आवरण में पाया जाएगा, या भूसी में पाया जाएगा, या मध्य आवरण एन्यूरॉन में पाया जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग कहेंगे कि ये हमारे मध्य आवरण फाइटिक अम्ल हमारा कहाँ पाया जाता है, ये मध्य आवरण एन्यूरॉन में पाया जाता है। मध्य आवरण में, मध्य आवरण, मध्य आवरण में पाया जाता है। मध्य आवरण को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होता है, सी सही होता है। आइए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अनाज की मध्य परत में कौन सी विटामिन पाई जाती है। अब हमारा समझ में आ गया है कि मध्य आवरण के तहत हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए मध्य, अनाज की मध्य आवरण में कौन सी विटामिन, विटामिन हमें पूछ रहा है किसमें, मध्य परत में। हम कहें क्या थायमीन होगा, राइबोफ्लाविन होगा, फोलिक एसिड होगा, या डी हम लोग कहेंगे कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर क्या होगा, थायमीन होगा। क्या होगा, थायमीन होगा। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ है कि अनाज के मध्य आवरण में क्या पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अनाज का खाने योग्य भाग नहीं है। हम लोग कहेंगे अनाज का इसमें कौन सा भाग है जो खाने लायक नहीं होता है। तो हम कहें क्या, ब्रॉन होता है, एन्यूरॉन होता है, पेरिकार्प होता है, इंडोस्पर्म होता है। तो आप क्या कहेंगे, ब्रॉन होता है। ब्रॉन, ब्रॉन मीन्स हम लोग कहते हैं होती है भूसी। अब भूसी ये इंसान नहीं खाते, इसे जानवर खाते हैं। तो हम लोग कहेंगे खाने योग्य, खाने योग्य भाग नहीं है। तो हमारा क्या आ गया, ब्रॉन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अनाज के किस भाग में कार्बोज सबसे अधिक पाया जाता है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट अनाज के फर्स्ट भाग में, वाय आवरण में, मध्य आवरण में, कि अंत आवरण में, किसमें हम कार्बोज सबसे अधिक पाया जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इंडोस्पर्म, भ्रूणपोष में। इसे हम लोग बोलेंगे इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। इस इंडोस्पर्म भाग में कार्बोज हमारा सबसे अधिक पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना सातवां क्वेश्चन। देखिए भ्रूण, भ्रूणपोष में किसके द्वारा जुड़ा होता है। तो हम लोग को मालूम है कि हमारा इम्ब्रियो इंडोस्पर्म में किसके द्वारा जुड़ा होता है। तो इस तरीके का हमारा जब क्वेश्चन आता है तो देखिए अनाज क्राइटेरिया हमारी ये होती है, इसके ऊपर ये हमारा हस्क होते हैं या ब्रॉन होता है, और ये हमारा पेरिकार्प होता है, और ये हम लोग कहते हैं कि ये पूरा हमारा इंडोस्पर्म होता है। इंडोस्पर्म में ये हमारा एम्ब्रियो होता है, ये इसके जुड़ा होता है। तो देखिए ये हमारा है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ये हमारा एम्ब्रियो, और ये हमारा इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म होता है, इंडोस्पर्म। और इसे हम लोग कहते हैं कि वह हमारी मध्य परत जो है एन्यूरॉन होती है, एन्यूरॉन होती है। और ये हमारा वाय परत पेरिकार्प होती है, पेरिकार्प, पेरिकार्प, पेरिकार्प। ये आपको प्रोसेस मिला यहाँ पर। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर ये हमारा जो होता है जिससे जुड़ा है, इसको स्कुलेटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कुलेटम, स्कुलेटम। क्या बोला जाता है, स्कुलेटम। तो हमारा ऑप्शनल क्या सही होता है, ऑप्शनल हमारा ए सही होता है। आइए आठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अनाज में कितना प्रतिशत कार्बोज पाया जाता है। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा का एक औसत हम लोग लेते हैं, और उस औसत के तहत हम लोग कहेंगे कितना प्रतिशत हमारा कार्बोज अनाज में पाया जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, 60 से 80%, 60 to 80% कार्बोज पाया जाता है अनाज में। मीन्स अनाज में सबसे ज्यादा कार्बोज पाया जाता है।
आइए नवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नवा क्वेश्चन देखिए कि अनाज में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोज तो आपने देख लिया, अब प्रोटीन देखिए कि अनाज में हमारा प्रोटीन कितना पाया जाता है। हम लोग कहेंगे अनाज में प्रोटीन सबसे कम पाया जाता है, और सबसे कम की क्राइटेरिया में हम लोग कहें क्या 5 होगा, 9 होगा, 11 या 12%। तो हम लोग कहेंगे कि हमें याद रखना है इसे, समझ गए, इसमें समझने की कोई बात नहीं है। हम लोग याद करें कि अनाज में प्रोटीन हमारी कितनी होती है, 11% होती है। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ब्रेड है, बिस्कुट है, केक है और बेकरी उत्पाद किस गेहूं के उत्पाद होते हैं। हम लोग को मालूम है कि व्हीट की प्रक्रिया हमारी, व्हीट मीन्स गेहूं में हमारे क्या है कि यहाँ पर प्रोडक्ट दिए गए हैं गेहूं के, और गेहूं का हमारा प्रोडक्ट है, ये हम लोग कहेंगे ब्रेड, बिस्कुट, केक और बेकरी उत्पाद, ये सब हमारे क्या है, हम कहेंगे व्हीट प्रोडक्ट हैं, गेहूं के उत्पाद हैं। तो गेहूं का प्रोसेस में हम लोग को मालूम है कि हमारा व्हीट व्हीट हमारा दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक हम कहेंगे कि मियली होती है, मियली व्हीट होता है। दूसरा हम कहेंगे ह्यूट्रियस होता है, ह्यूट्रियस, ह्यूट्रियस। दो प्रकार का हमारा गेहूं, दो प्रकार का होता है, एक मेली होती है गेहूं और दूसरा हिस्टियस होता है। तो हम लोग कहेंगे किससे प्राप्त होगा, दोनों से क्या बनेगा, नहीं, हिट्रियस, हिट्रियस व्हीट से हमारा जो है कहेंगे ब्रेड, बिस्कुट, केक और बेकरी उत्पाद बनते हैं। लाइक दैट हम किसी दिन आपका गेहूं या हम कहेंगे चावल या अनाज या हम लोग कहेंगे ज्वार, बाजरा, मक्का, दैट इज हम लोग कहेंगे कि सीरियल्स का जिस दिन हम लेक्चर लेंगे उस दिन आपको हम इससे संबंधित दोनों गेहूं के संबंधित प्रोडक्टों को दिखाएंगे कि किस हमारे गेहूं से कौन सा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। आइए 11th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रोटी सबसे अच्छी किस गेहूं की होती है। अब हम लोग को जानना है कि रोटी तो हमारा गेहूं का प्रोसेस में रोटी ही सबसे ज्यादा यूज की जाती है, लेकिन हमें कौन सा गेहूं यहाँ पर है जिससे कि हमारे सबसे अच्छी, मीन सबसे अच्छी मतलब समझते हैं सॉफ्ट होगी और सुपाच्य होगी। मीन सॉफ्ट और सुपाच्य रोटी हमारा इसमें से किस गेहूं से बनेगा, तो हम कहेंगे मेली से बनेगा। किससे बनेगा, मेली गेहूं से हमारा सबसे अच्छी जो है रोटी बनेगी, मीन्स चपाती बनेगी। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गेहूं के उत्पाद हैं, गेहूं से क्या क्या तैयार किया जाता है। व्हीट प्रोडक्ट की बात करें हम लोग कि गेहूं के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, तो हम लोग कहेंगे देखिए हमारा मैदा गेहूं प्रोडक्ट है, दलिया गेहूं प्रोडक्ट है, सूजी, सूजी को आप याद रखना माइक्रोनी, इस नाम से सूजी के नाम से ना दे करके माइक्रोनी के नाम से इसे देता है, तो सूजी को हम लोग माइक्रोनी कहेंगे। और डी ऑप्शन दे रहा है सभी, हम लोग कहेंगे व्हीट प्रोडक्ट ये सभी हैं, मीन्स ऑप्शन हमारा डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए। देखिए मैदा बना होता है, मैदा हमारा बना है, किसका बना है, क्या पेरिकार्प का बना होता है हमारा मैदा, या हम कहेंगे इंडोस्पर्म का होता है। हम कहेंगे पेरिकार्प और इंडोस्पर्म का होता है। डी हम कहेंगे कोई नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे किसका बना होता है, हम लोग कहेंगे भ्रूणपोष का बना होता है, इंडोस्पर्म का। मैदा हमारा किसका बना होता है, हम कहेंगे मैदा हमारा इंडोस्पर्म का बना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, इडली, डोसा, हलवा बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, इडली और डोसा हलवा हमारा यहाँ पर हमें मालूम है कि क्या व्हीट प्रोडक्ट हैं, ये गेहूं के, ये सब हमारे क्या है, गेहूं के उत्पाद हैं, गेहूं के उत्पाद हैं, गेहूं उत्पाद है ये उत्पाद। इस गेहूं उत्पाद में हम कहेंगे कि इडली, डोसा और हलवा ये मैक्रोनी से बनेगा या मैदा से बनेगा या आटा से बनेगा, तो हम लोग को मालूम है कि ये मैक्रोनी से बनता है। किससे बनता है, इडली, डोसा, हलवा हमारा गेहूं प्रोडक्ट मैक्रोनी मीन्स हम कहेंगे सूजी से बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, बोला पौष्टिक मूल्य सबसे अधिक होता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू हम लोग कहेंगे, क्या बोलेंगे, पौष्टिक मूल्य, न्यूट्रिएंट वैल्यू हमारा सबसे अधिक होता है, हम कहेंगे न्यूट्रिएंट वैल्यू,
न्यूट्रिएंट वैल्यू सबसे अधिक आटा का होगा, मैक्रोनी का होगा, मैदा का होगा, गेहूं का होगा। तो लाइक दैट हम लोग को ये मालूम है कि किससे होगा, आटा से होगा। किसका होगा, पौष्टिक मूल्य सबसे अधिक हमारा किसके होगा, फ्लोर का होगा। फ्लोर मीन्स हम कहेंगे आटा का हमारा न्यूट्रिएंट वैल्यू हमारी क्या होगी, सबसे अधिक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए कि मैदे में ब्लीचिंग प्रक्रिया द्वारा सफेदी लाई जाती है। हम लोग कहेंगे ब्लीचिंग प्रक्रिया मीन्स ये हमारा ब्लीचिंग एक प्रोसेस है जिसे हम लोग हिंदी में विरंजन कहते हैं। विरंजन की प्रक्रिया विरंजक से की जाती है। विरंजक ब्लीचिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। मीन्स ब्लीचिंग एजेंट के द्वारा ब्लीचिंग की प्रक्रिया की जाती है। मीन्स विरंजक से विरंजन की प्रक्रिया की जाती है। अब इसमें हम कहेंगे मैदे में ब्लीचिंग प्रक्रिया, इस प्रोसेस द्वारा क्या किया जाता है, हम कहेंगे नेचुरल कलर को हटाया जाता है और सफेदी लाई जाती है। ब्लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो हम लोग ब्लीचिंग एजेंट के द्वारा करते हैं और इसमें जो भी हमारे कलर होते हैं और वो कलर भी हमारे नेचुरल कलर जो होते हैं उस नेचुरल कलर को हटा करके सफेदी लाई जाती है, वो होती है हमारी ब्लीचिंग एजेंट। मैदे में ब्लीचिंग प्रक्रिया द्वारा सफेदी लाई जाती है, सफेदी लाया गया तो हम लोग कहेंगे ब्लीचिंग प्रक्रिया ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है, बेंजाइल पेरोक्साइड या क्लोरीन डाइऑक्साइड। सी हम कहेंगे दोनों। तो हम लोग को मालूम है कि ये दोनों ब्लीचिंग एजेंट हैं, ये ब्लीचिंग दोनों का प्रयोग किया जाएगा। हम लोग कहेंगे ब्लीचिंग 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 एजेंट ये हमारे क्या है, हम लोग को मालूम है कि ये सभी हमारे ब्लीचिंग एजेंट है दोनों। इन्हीं दोनों का बेंजाइल पेरोक्साइड, देखिए बेंजाइल हम लोग कहेंगे पेरोक्साइड, पेरोक्साइड और क्लोरीन डाई ऑक्साइड, इन दोनों ब्लीचिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो गेहूं में कौन सी प्रोटीन नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे गेहूं में देखिए प्रोटीन हमारा ग्लूटेलिन, लाइडिन, ग्लूटीन और हमारा बोल रहा है डी जीन। तो हम कहेंगे जीन प्रोटीन नहीं पाई जाती क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है, हम कहेंगे मक्के में पाई जाती है, मक्के में पाई जाती है। गेहूं में हमारी दो प्रोटीन पाई जाती है। देखिए ये हमारी एक प्रोटीन ये है हमारा ग्लूटेलिन और दूसरी प्रोटीन हमारी ये है ग्लाइडिन। इन दोनों प्रोटीनों को मिला करके बनती है हमारी क्या, ग्लूटीन प्रोटीन। इस तरीके से मालूम हो गया है कि गेहूं में दो प्रोटीन होती है, गेहूं में दो प्रोटीन पाई जाती है, दो प्रोटीन पाई जाती है। इन दोनों प्रोटीनों को मिला करके हम लोग बनाते हैं ग्लूटीन प्रोटीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना 18वां क्वेश्चन। गेहूं में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, परसेंटेज पूछ रहा है यहाँ पर कि कितना परसेंट गेहूं में हमारा प्रोटीन पाया जाता है। मीन्स गेहूं में भी प्रोटीन पाया जाता है, कितना पाया जाता है ये हमें जानना है। हम कहेंगे 8 से 14%, कितना 8 से 14%, 8 to 14% हमारे क्या पाए जाते हैं, गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है। आइए 19वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए गेहूं में अनुपस्थित अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल हमारा प्रोटीन के तहत हम लोग को मालूम है कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड होती है। तो यहाँ पर देखिए गेहूं में अनुपस्थित अमीनो अम्ल है लाइसिन, थ्रियोनिन। सी हमारा दोनों, हम डी कहेंगे कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है कि ये दोनों हमारे प्रोटीन जो है क्या है, अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हमारे गेहूं में। ये दोनों पाए कहाँ जाते हैं, लाइसिन और थ्रियोनिन, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये दाल में पाए जाते हैं, दाल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये दाल में पाए जाते हैं और गेहूं में अनुपस्थित होते हैं। आइए 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए गेहूं में कितना प्रतिशत कार्बोज पाया जाता है। मीन्स अब हम लोग को देखना कार्बोज, गेहूं में कार्बोज, अनाज में कार्बोज की बातें नहीं है, बातें हमारी गेहूं में कार्बोज की बातें है। पार्टिकुलर प्रोसेस आ गया है लेकिन फिर भी हम लोग वही लेंगे कि 60 से 80%, 60 to 80% हमारा कार्बोज गेहूं में पाया जाता है। आइए 21 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गेहूं में कितना प्रतिशत वसा पाई जाती है।
फैट हम कहेंगे कि गेहूं में फैट हमारा बहुत कम पाया जाता है। अब वो कम का प्रोसेस हम लोग को याद करना पड़ेगा। कितना पाया जाता है? 1.5 या 2 या 3 या 4%। हम लोग कहेंगे कि गेहूं में फैट 1.5% पाया जाता है। मीन सबसे कम ऑप्शनल आपको वहां पर मिल रहा है, उसी को हम लोग पकड़ लेंगे। अगला देखिए, गेहूं में कौन सा विटामिन पाई जाती है? मीन्स विटामिन हमको देखना है कि गेहूं में कौन सी विटामिन पाई जाती है। क्या B1, B3, विटामिन सी और विटामिन डी? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर विटामिन हमारा गेहूं में पाई जाती है। देखिए, गेहूं में विटामिन हमें कौन सी पाई जाती है, तो हम लोग कहेंगे गेहूं में विटामिन हमारी क्या B1 पाई जाती है, B3 पाई जाती है, सी पाई जाती है, डी पाई जाती है? तो हम लोग कहेंगे कि विटामिन हमारा B3 पाई जाती है। क्या पाई जाती है? B3 नहीं, B3, विटामिन सी पाई जाती है। गेहूं में हमारा विटामिन सी पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23। तो गेहूं में सबसे अधिक विटामिन पाई जाती है। सबसे अधिक विटामिन कौन पाई जाती है? B3, B2, B1 और विटामिन ए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कहेंगे B3 विटामिन हमारी सबसे अधिक विटामिन हमारी पाई जाती है। विटामिन B3 मीन्स नियासिन। नियासिन विटामिन गेहूं में हमारी सबसे अधिक विटामिन हमारी नियासिन पाई जाती है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन 22 का आप थोड़ा सा देखना, यहाँ पर B3 गेहूं में कौन सा विटामिन पाई जाती है। यहाँ पर हमारा ये मिस्टेक की प्रक्रिया रही है। यहाँ पर भी हम लोग कहेंगे विटामिन हमारा B3, क्या बोलेंगे हम लोग, विटामिन B3 को हम लोग काउंट करेंगे। अब आइए हम लोग अपना 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन, गेहूं में कौन सा मिनरल नहीं पाया जाता है? मिनरल्स की बातें हैं हमारा, तो हम लोग कहेंगे कि क्या कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, इसमें कौन इसमें कौन सा हमारा मिनरल नहीं पाया जाता है? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक के तहत अगर हम काउंट्स करें तो हम लोग को मिलेगा कि जिंक मिनरल, हमारा जिंक मिनरल से हमारे गेहूं में नहीं पाया जाता। जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, ये तीनों मिनरल्स हमारे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25 का, गेहूं में सबसे अधिक मिनरल पाया जाता है। अब हमें मालूम है कि कैल्शियम भी है, आयरन भी है और फास्फोरस भी है, लेकिन सबसे अधिक कौन पाया जाएगा मिनरल हमारा? तो हम कहेंगे आयरन हमारा सबसे अधिक पाया जाता है। गेहूं में सबसे अधिक पाया जाने वाला हमारा मिनरल क्या है? आयरन होता है। तो इस तरीके से हमारा 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए 26 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, जर्म सीड ऑयल मीन्स गेहूं के अंकुरण तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? हमें कौन करना है कि जब भी हमारा कोई सीरियल्स हो, अगर वो जर्म कर रहा है या जामता है, तो जामने पर हम लोग कहेंगे कि उसमें विटामिन से पैदा हो जाती है। तो कौन सी विटामिन पैदा हो जाती है? हम लोग कहेंगे विटामिन सी और ई। विटामिन सी जर्म सीड में, सीड मीन्स बीज होता है, जामते हुए, जमते हुए, जमते हुए बीज, जमते हुए बीज में विटामिन सी और ई क्या होते हैं? बीज में विटामिन सी एंड ई उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 26 समाप्त हुआ। आइए अब हम लोग देखते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27। ये सबसे अच्छा चावल। अब हमारे क्वेश्चन गेहूं संबंधित क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे अपने राइस चावल को देखेंगे कि आइए यहाँ पर देखते हैं चावल के प्रोसेस में सबसे अच्छा चावल होता है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा चावल, यहाँ पर देखिए राइस का बात है हमारी, राइस 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 हम लोग कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। हम लोग कहते हैं सेला राइस, सेला बोलते हैं। और हम कहेंगे दूसरा, यहाँ पर देखिए सेला मीन्स उसना होता है, पर बॉयल होता है।
पर बॉयल, दूसरा हमारा पर बॉयल होता है और तीसरा हमारा अरवा होता है, अरवा। तो इस तरीके से तीन प्रकार के हमारे राइस होते हैं। इन तीनों प्रकार के राइस में सबसे अच्छा अच्छा हमारा राइस क्या होगा? सेला होगा, परबॉयल होगा, अरबा होगा, और डी बोल रहे हैं ए और बी होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? हम लोग कहेंगे कि हमारा डी होगा, मीन्स ए और बी। सेला और परबॉयल हमारा उसना, मीन्स अर्ध उसना होता है परबॉयल, ये चावल हमारा अच्छा होता है। आइए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28, देखिए पालिश की ये चावल में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है पालिश की चावल में, हम लोग देखेंगे पालिश किए चावल में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। हम कहेंगे विटामिन नहीं पाया जाएगा, या मिनरल नहीं पाया जाएगा, या फैट नहीं होगा, या प्रोटीन नहीं होगा। तो इसमें क्या नहीं होगा? तो हम लोग कहेंगे अगर पॉलिश किया हुआ है तो हम लोग कहेंगे उसमें विटामिन नहीं होगा। पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन, हम लोग कहते हैं कि चावल के वाय आवरण में हमारा थायमिन विटामिन पाया जाता है, लेकिन जब हमारा पॉलिश किया हुआ है मीन्स उसके वाय आवरण को हटा दिया गया है, तो हम कहेंगे थायमिन इसमें नहीं पाया जाएगा, मीन्स विटामिन नहीं पाया जाएगा। आइए 29 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए चावल की पॉलिश की जाती है, चावल पर पॉलिश की जाती है, चावल की पॉलिश की जाती है। मीन्स चावल की पॉलिश किससे की जाती है? हम लोग को मालूम है कि देखिए सेम की प्रक्रिया एससीएम से, शुगर, और हम कहेंगे स्पेशल पाउडर, डी हमारा सभी, हम लोग कहेंगे ये सभी हमारे क्या हैं? पॉलिश के फैक्टर हैं। मीन इन सभी के द्वारा पॉलिश हमारे चावल पर की जाती है। आइए 30 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए चावल पर परत चढ़ाई जाती है, चावल पर लेयर भी चढ़ाई जाती है। तो किसकी लेयर चावल पर चढ़ाई जाती है? हम कहेंगे एबिसिक एसिड का, या हेक्सेन का, या हम कहेंगे दोनों का। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या कहेंगे? एबिसिक एसिड और हेक्सेन शर्करा, मीन्स दोनों का हम लोग क्या करेंगे? लेयर चावल पर चढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चावल में कितनी प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? ये चावल में पाए जाने वाले प्रोटीन का परसेंटेज दिया गया है। क्या 2 से 4% प्रोटीन पाई जाती है, या हम कहेंगे 3 से 4%, या 4 से 6%, या 6 से 7%? तो हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे 6 से 7%। कितना प्रोटीन? 6 से 7% चावल में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। चावल में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? हम लोग कहेंगे चावल में पूर्ण प्रोटीन होगा कि अपूर्ण प्रोटीन होगा कि दोनों होगा? हम लोग कहेंगे कि चावल में हमारी अपूर्ण प्रोटीन पाई जाती है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, फूड स्टफ, हमारा फूड स्टफ दो प्रकार का होता है। फूड स्टफ टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का लाइक अकॉर्डिंग टू सोर्सेस हमारा होता है वनस्पतिज, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, और दूसरा हम लोग कहते हैं वनस्पतिज भोज्य पदार्थ, ये प्राणीज भोज्य पदार्थ, प्राणी भोज्य पदार्थ मीन्स वेजिटेबल फूड स्टफ और एनिमल फूड स्टफ। तो जो वनस्पतिज होता है इसे हम लोग अपूर्ण के सिस्टम में रखते हैं, अपूर्ण प्रोटीन का प्रोसेस होता है इसमें, पूर्ण प्रोटीन। और इसे हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा पूर्ण प्रोटीन होता है, पूर्ण प्रोटीन। देखिए प्राणी भोज्य पदार्थ में हमको पूर्ण प्रोटीन प्राप्त होते हैं, और वनस्पति भोज्य पदार्थों से हमको अपूर्ण प्रोटीन प्राप्त होता है। हाँ अपवाद स्वरूप है, यहाँ पर वनस्पति में हमारे अपूर्ण होता है। लाइक दैट हमारा ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, ये ड्राई फ्रूट्स याद रखना है, ड्राई फ्रूट्स हमारा वनस्पति तो है, लेकिन इसमें हम लोग कहेंगे इसमें पूर्ण प्रोटीन पाई जाती है, पूर्ण प्रोटीन। इसमें हमारी कौन सी प्रोटीन होती है? ड्राई, ये अपवाद है हमारा, अपवाद। ड्राई फ्रूट्स हमारे अपवाद हैं, वनस्पतिज मीन्स ये वेजिटेबल फूड स्टफ है, लेकिन इसमें हमारी कंप्लीट प्रोटीन पाई जाती है, पूर्ण प्रोटीन पाई। बाकी जितने भी हमारे हम कहें कि वेजिटेबल फूड स्टफ होंगे उन सभी में हमारा वनस्पतिज के अकॉर्डिंग हम कहेंगे अपूर्ण प्रोटीन पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। देखिए चावल में अमीनो अम्ल अनुपस्थित होता है,
चावल में हम कहेंगे क्या, कौन सा अमीनो अम्ल अनुपस्थित होता है, हम कहेंगे देखिए लाइसिन और थ्रियोनाइन। इन लाइसिन और थ्रियोनाइन हम लोग को मालूम है ये दोनों अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, ये दोनों दाल में पाए जाते हैं। मीन्स ये चावल गेहूं में नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं। देखिए चावल में कौन सा स्टार्च पाया जाता है, हाँ अब हम लोग कहेंगे चावल में स्टार्च पाया जाता है। मीन्स हम लोग कहेंगे स्टार्च कितने प्रकार का होता है, स्टार्च 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार के स्टार्च हम लोग कहेंगे। स्टार्च स्टार्च हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक हम लोग बोलते हैं एमाइलोस। एमाइलोस एमाइलोस हमारा स्टार्च होता है, स्टार्च। और दूसरा हम लोग बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं, एमाइलोपेक्टिन, पेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। चावल में कौन सा स्टार्च पाया जाता है, हम कहेंगे चावल में दोनों स्टार्च पाए जाते हैं, एमाइलेज भी होता है और एमाइलोपेक्टिन भी होता है। आइए इन दोनों के बारे में क्वेश्चन में आपको मिलेगा, जिसे हम दिखाते हैं। देखिए एमाइलेज की मात्रा अधिक पाई जाती है, मीन्स एमाइलेज स्टार्च हमारा अधिक किस में पाया जाएगा, नए चावल में, पुराने चावल में, हम कहेंगे दोनों में। तो हमें मालूम है कि हम क्या कहेंगे, ये नए चावल में ये हमारा एमाइलेज की मात्रा अधिक पाई जाती है, हम कहेंगे नए चावल में। इसका संबंध देखिए, एमाइलेज एमाइलोलेज एमाइलेज यहाँ हमारा होगा। अब पुराने इसी में, इसी के कारण, एमाइलेज के कारण हमारा क्या होता है, नया चावल नया चावल लसलसेदार होता है, लसलसेदार होता है, लसलसेदार होता है। मीन्स लसलसापन नए चावल में एमाइलोज के कारण होता है। किसके कारण होता है, एमाइलोज स्टार्च के द्वारा होता है। पुराने चावल में हमारे एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन ये हमारे पुराने चावल में पाया जाता है। इसके कारण हमारा पुराना चावल ज्यादा स्वेल करता है, ज्यादा फूलता है पकाने पर, इसलिए एमाइलेज की मात्रा अधिक पाई जाती है नए चावल में। और देखिए एमाइलोपेक्टिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अब हम लोग को मालूम हो चुका है, हम लोग कहेंगे पुराने चावल में। किसमें, पुराने चावल में। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि स्टार्च 2 प्रकार के होते हैं, ठीक, एक हमारा एमाइलेज और दूसरा एमाइलोज पेक्टिन। तो इस तरीके से पुराने चावल में एमाइलोपेक्टिन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि एमाइलोपेक्टिन हमारा क्या है, स्टार्च है। आइए 37 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चावल में वसा पाई जाती है, हम कहें चावल में वसा हमारी ज्यादा पाई जाएगी या कम पाई जाएगी, हम कहेंगे सबसे कम फैट पाया जाता है। क्या होगा, सबसे कम फैट हमारा चावल में पाया जाता है। मीन्स हम कहेंगे 1.65, कितना पाएंगे फैट्स, 1.65 मीन्स 1.65% हमारा फैट चावल में पाया जाता है। 38वां क्वेश्चन देखिए, चावल में एंजाइम पाया जाता है, चावल में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, अल्फा एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटियोस, आर्जिनोज। कई तरीके से बातें एंजाइम की है, प्रोटीन की नहीं है, ध्यान रहे। हम लोग कहेंगे यहाँ पे एंजाइम लिया गया है, तो हम लोग कहेंगे एंजाइम हमारा अल्फा एमाइलेज। क्या कहेंगे, अल्फा एमाइलेज। चावल में प्रोटीन पूछते तो आप आर्जिनोज बोलते हैं, आर्जिनोज। ये हमारी प्रोटीन की बातें होती है, ये हमारा प्रोटीन है, आर्जिनिन जिसको बोलते हैं, आर्जिनिन बोला जाता है, आर्जिनिन। तो ये देखिए आर्जिनिन प्रोटीन हमारी होती है जो चावल में पाई जाती है। बाकी हम लोग का एंजाइम कहेंगे अल्फा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। आइए 39 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। चावल में विटामिन पाया जाता है, मीन्स हम कहेंगे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, तो हम कहेंगे चावल में विटामिन B1 और B3 दोनों पाए जाते हैं। मीन्स थायमीन और नियासिन, हम लोग कहेंगे थायमीन और ये हमारा नियासिन, नियासिन, थायमीन और नियासिन दोनों विटामिन हमारे चावल में पाए जाते हैं। मीन्स ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। चावल में सबसे अधिक पाया जाता है, चावल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और जिंक। तो हम लोग को मालूम है कि चावल में सबसे अधिक फास्फोरस पाया जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए चावल में हमारा क्या सबसे अधिक पाया गया, फास्फोरस।
मीन्स ये चावल है, ये चावल, और ये हमारा कैल्शियम गेहूं। गेहूं में कैल्शियम सबसे अधिक होगा, और हम कहेंगे चावल में हमारा फास्फोरस मिनरल सबसे अधिक पाया जाता है। तो इस तरीके से याद रखना कि गेहूं में हमारा कैल्शियम सबसे अधिक होता है, जबकि चावल में फास्फोरस मिनरल सबसे अधिक पाया जाता है। तो इस तरीके से ज्यादातर आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, गेहूं और चावल से ही आते हैं। तो इस तरीके से आपके गेहूं और चावल के सभी क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। तो हम लोग ज्वार बाजरा मक्का का हम लोग का क्वेश्चन बहुत कम आता है, रेयर केस में आता है, इसलिए उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। हाँ, हम अपने लेक्चर में उनके बारे में भी आपको अच्छे से बताएंगे। लाइक दैट उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन की बातें कुछ होती है, जो प्रोटीन के टॉपिक में आपको क्वेश्चन उनसे मिला होगा। तो इस तरीके से आज हमारा ये टॉपिक हम लोग कहेंगे कि अपना 41 टॉपिक 41वां हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। फिर हम लोग नए अपने प्रैक्टिस सेट के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।